हेलो स्टूडेंट, वेलकम यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ये जो हमारे यूनिट फर्स्ट का हमें दो पार्ट इसके का और खा। तो हमने का के जो दो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लिया एंड देन हम बात करेंगे कि हमारी जो इकाई फर्स्ट है, इकाई एक के अंदर जो खा पार्ट है उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज है उसके लिए आप इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर फर्स्ट का खा पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसका आदिकाल के काल विभाजन के बारे में, आदिकाल के काल विभाजन के बारे में बताना है एंड आपको उसके नामकरण के बारे में भी बताना है इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन में बताया गया प्रस्तावना के अंदर कि जो आदिकाल है ना वो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं बेसिक चीज बता रही हूँ कि आदिकाल को हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रथम काल माना जाता है। तो ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये जो काल है वो हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला समय था क्योंकि ये फर्स्ट जो काल माना जाता है। एंड इस युग में ना दो मुख्य रूप से वीर गाथात्मक काव्य एंड धार्मिक साहित्य की रचना हुई थी जिसके अंदर हिंदी साहित्य को प्रारंभिक से इसको एक नया स्वरूप दिया गया था इसी के थ्रू। अब बात करते हैं कि आदिकाल के काल विभाजन के बारे में। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ना उसका टाइम पीरियड क्या था, 10वीं शताब्दी से 1375 ईस्वी तक ये माना जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान इस अवधि को वीर गाथा युग भी कहते हैं। और ये जो काल है ये भाषा और साहित्य के निर्माण का प्रारंभिक चरण भी था जिसके अंदर प्राचीन अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ था। ठीक है, तो आदिकाल के नामकरण, तो आदिकाल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हिंदी साहित्य की शुरुआत का ही समय था, इसलिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझाया गया है। और कुछ कवि जो विद्वान है, कवि हैं, वो लोग इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं क्योंकि इससे समय रचित अधिकांश साहित्य वीरों की गाथाओं और युद्ध वर्ण पर ही ज्यादा आधारित, मतलब इस चीज के बारे में ज्यादा बताया गया था, इसलिए इस काल का नाम हो गया था वीर गाथा काल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस काल की रचनाओं और तत्कालीन के अंदर हम बात करते हैं। इसके अंदर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं उन पर ज्यादा गहरा प्रभाव देखने के लिए मिला है। तो अब डिटेल से स्टेप बाय स्टेप तीनों को हम 4 पॉइंट्स इसमें, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, इन चारों को हम डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब राजनीतिक परिस्थितियों की हम बात कर लेते हैं। तो जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो आदिकाल का जो राजनीतिक वातावरण है वो अशांत रूप से मौजूद है। और इसके अंदर हम अगर बात करेंगे तो तुर्क आक्रमण हो रहे थे जिसके अंदर राज्यों में जो स्थिरता है और युद्ध का जो माहौल है उसके बारे में भी बताया गया है आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। तो इन परिस्थितियों में वीरता और शौर्य की जो गाथा है उसका साहित्य एक मुख्य विषय बना रहा है। तो मोस्टली इन सभी टॉपिक्स पर इसके बारे में लिखा गया है। तो ये थी हमारी राजनीतिक परिस्थितियां। अब हम बात करते हैं धार्मिक परिस्थितियों के बारे में। तो इसके अंदर इसमें है कि इसे समाज में हिंदू धर्म के साथ साथ इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी का प्रभाव था। और जो धर्म सुधार आंदोलन है उसकी लहर ने साहित्य को नैतिक और धार्मिक जो मूल्य है उसकी दिशा में नया परिवर्तन किया। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है, इसमें ये बता रहा है कि जो समाज में हिंदू धर्म के साथ साथ जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर भी ये धार्मिक जो परिस्थितियां इनका काफी गहरा प्रभाव पड़ा था। एंड जो धर्म सुधार आंदोलन है उसकी लहर ने साहित्य को नैतिक रूप और धार्मिक जो मूल्य की दिशा है उसके अंदर उसको प्रभावित भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सामाजिक परिस्थितियां। तो समाज के अंदर जाति जो प्रथा है वो बहुत प्रचलित थी। महिलाओं की स्थिति उस टाइम में कमजोर हुआ करती थी और युद्ध और आक्रमणों के कारण ही सामाजिक जो असुरक्षा थी उस समाज में वीरता, निष्ठा और धर्म पालन का एक उच्च आदर्श माना जाता था उस टाइम के अकॉर्डिंग। अब
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साहित्यिक परिस्थितियां। तो इसमें बताया गया है कि जो साहित्य के अंदर जो वीर रस का प्रभाव है ना, वो इसके अंदर प्रमुख था। अब रचनाओं के अंदर वीरों के साहस और उनके युद्ध की कथाओं के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाता था, उन पर ज्यादा केंद्र मतलब उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो भाषा से हमारी जो भाषा है वो अपफ्रंट से विकसित हो रही थी उससे, इसलिए साहित्य में जो प्राचीन शब्दावली है और जो लोक भाषा है उसका मेल आपको दिखाई देता है। तो ये सारी साहित्यिक परिस्थितियां हैं जिसको मैंने आपको समझा दिया। तो निष्कर्ष में एक बार पूरा जो चैप्टर है उसको कवर कर लेते हैं हम, कि जो आदिकाल जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर ये हमारा एक प्रारंभिक काल है। जो हमारी स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई थी, स्टार्टिंग हमारी हुई थी आदिकाल के थ्रू। तो जिसमें वीर गाथा और धार्मिक, इसको वीर गाथा क्यों बोला जाता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, इसको वीर गाथा इससे हो जाता है कि इस काल के जितने भी साहित्यिक इतिहास है, गाथाएं हैं और बुक्स वगैरह है, प्राचीन जो ग्रंथ है, इसमें वीरों के बारे में, वीर और युद्धों के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में, वीरता के ऊपर ज्यादा इसमें रचना देखी गई है। तो इसलिए इसका नाम वीर गाथा रखा था। ठीक है, तो वीर गाथा और धार्मिक साहित्य के माध्यम से इसकी हिंदी की नींव रखी थी। एंड देन इस काल की जो परिस्थितियां, उसने साहित्य को वीरता और आस्था के रूप में, आस्था के स्वरूप में इसको ढाल कर रखा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वीर गाथा काल भी कहते थे। तो नेक्स्ट हम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब इसी मतलब जो खाप पॉइंट है, जो खाप पार्ट है ना हमारा यूनिट फर्स्ट का, उसी के चैप्टर नंबर 2 को हम अभी देखेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट कर लिया, देन सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है, एक सेकेंड, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है हिंदी आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे रासो साहित्य के बारे में, धार्मिक साहित्य के बारे में, लौकिक साहित्य के बारे में हम इस वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। ओके, ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का वो हिस्सा है जिसके मुख्य रूप से वो वीरता के बारे में, धार्मिक भावनाओं के बारे में और भक्ति स्वर के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में वो दिखाई, मतलब उसके प्रबल रूप से वो दिखाई देता है। एंड इस साहित्य में समाज की राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियां, इन सबका प्रतिबिंब भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस काल के साहित्य उसकी दो मुख्य धाराएं होती हैं। कौन सी है वो? वीर काव्य धारा और अध्यात्म काव्य धारा, ये दोनों ही विकसित हुई हैं। तो इसको आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी के जो आदिकालीन साहित्य है उसकी प्रमुख धाराएं हैं। ठीक है, तो इनकी प्रमुख धाराएं हैं, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख धाराएं दो थी। कौन सी थी? वीर काव्य धारा, जिसको रासो काव्य भी कहते हैं, एंड अध्यात्म काव्य धारा। तो जो वीर काव्य धारा है उसके अंदर राजाओं, योद्धाओं, इन सभी की वीरता के बारे में, युद्ध कथाओं के बारे में, शौर्य के बारे में वीर काव्य धारा के अंदर आपको वर्ण देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि अध्यात्म काव्य धारा की, तो इसके अंदर भक्ति, ज्ञान, मोक्ष, इन सभी की भावना व्यक्त की गई है। एंड इसके अलावा भी फूटकर जो रचनाएं हैं उन सभी का भी योगदान आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा अध्यात्म काव्य धारा के अंदर। ठीक है, वीर काव्य धारा के बारे में पढ़ते हैं, जो रास्य काव्य धारा भी इसको बोला जाता है। तो ये जो धारा है ये आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध और साहित्यिक रूप में प्रकाशित हुई है। एंड देन इसके बारे में, मतलब इसके अंदर युद्ध और वीरता का ही वर्ण आपको देखने को मिलेगा। कवियों ने शौर्य, पराक्रम और बलिदान के महत्व को देते हुए कविताएं लिखी हैं। उन्होंने, जैसे उनकी प्रमुख जो कवि हैं वो चंद्रवरदाई हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज आसू की रचना लिखी है, उनकी शौर्य के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बताया। तो ये साहित्य है ना, ये राजाओं की वीर कथाओं को संरक्षित, मतलब उनके बारे में बताती है हमें, जो हमें उनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। वही हम बात करें कि अध्यात्म काव्य धारा के अंदर, तो इसमें हमें बताया गया कि ये जो धारा है ये धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों पर ही आधारित है। इसके अंदर भक्ति के, मोक्ष के एंड स्वरक्ष जो लक्ष्य हैं वो आपको इसमें अंदर देखने को मिलेंगे। भक्ति के, मोक्ष के, ये सभी कवियों ने ईश्वर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सभी पर आधारित जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं। ठीक है, आध्यात्मिक काव्य धारा के अंदर ये सभी आता है। तो इसके अंदर नाथ संप्रदाय, सिद्ध और संतों की वाणी, ये सभी शामिल थी, जिनका उद्देश्य क्या था कि समाज में आध्यात्मिक चेतना है उसको जगाना जरूरी है। फूटकर कवियों की रचना, अब इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे।
तो इसमें बताया गया कि जो आदिकाल है उसके अंदर कुछ ऐसे कवि भी थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से छोटी छोटी जो रचनाएं लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये कविताएं प्राय मतलब लोक जीवन के बारे में, धार्मिक या वीरता के वर्ण से जुड़ी हुई थी। तो इन कवियों पर ही साहित्य का जो मुख्य धाराओं से मतलब इन कवियों का जो साहित्य है ना, वो मुख्य धाराओं से अलग होते हुए भी युग की भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया कि फुटकर कवियों की रचनाएं हैं। एंड आदिकालीन काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? तो इस काल की रचनाओं में आपको वीर रस और भक्ति भाव ये सभी प्रमुख थे। तो भाषा ने अपफ्रंट से विकसित हो रही थी और लोक भाषा का प्रभाव आपको इसमें दिखाई देता है। एंड देन इसमें काव्यों के अंदर बताया है कि युद्ध कथाएं, धर्मनिष्ठा, बलिदान, नैतिकता और वीर आदर्शों के वर्ण को आपको तो ये सारी जो प्रवृत्तियां वो आपको इस काल के रचनाओं के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। निष्कर्ष देखते हैं इसका कि जो आदिकाल साहित्य है, जो हिंदी साहित्य का ही आधार है, जिसके अंदर वीरता के बारे में, अध्यात्म के सौंदर्य समन्वय आपको देखने के लिए मिलेगा, दोनों ही चीज मिलेगी। एंड रासो काव्य धाराओं के अंदर वीर गाथा और अध्यात्म काव्य धारा के अंदर भक्ति का साहित्य मुख्य रूप से इसमें स्वर बनाए गए। ठीक है, तो आपको दोनों चीज क्लियर है कि जो वीर गाथा है उसमें वीरता के बारे में, युद्ध के बारे में, राजाओं के पराक्रम के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। बेसिकली उनकी वीरता के गुणों के बारे में बताया जाता है। एंड जो हमारी अध्यात्म काव्य धारा है उसके अंदर आपकी भक्ति के बारे में, आपके मोक्ष के, ये सारे जो भाव है इनके बारे में आपको बताया जाता है। मोस्टली आपको भक्ति के बारे में इसके साहित्यों के अंदर बताया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, इनको ही बताया गया। आपको आदिकाल के बारे में बता देना। एंड देन के जो दो पार्ट्स है, रासो काव्य धारा तो वीर गाथा काव्य धारा एंड अध्यात्म काव्य धारा, इन दोनों को क्लियर कर देना। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों के बारे में पूछ सकता है। आदिकाल के दोनों जो काव्य धारा है उनके बारे में बताइए, डिफाइन करिए उनको। फॉर एग्जाम्पल के तहत मैंने आपको पृथ्वीराज रासो बताया था जो चंद्रप्रदायी जी ने लिखा था। ठीक है, तो उन्होंने किस बेसिस पे लिखा था वो आप बता देना, और अध्यात्म काव्य धारा का भी बता देना। ठीक है, तो समझ में नहीं आया है तो वीडियो दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिसने ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट जो अपडेट्स होती हैं वो हम व्हाट्सएप चैनल पे ही देते हैं। एंड जो लॉन्ग अपडेट्स होती है, जिनमें आपको डिटेल से बताने की जरूरत होती है, वो हम यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है और नोटिफिकेशन है, लाइक एग्जाम अपडेट्स, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस की अपडेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस की अपडेट, तो ये सारी आपको टाइम टू टाइम मिल सके, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।